with the idea of fundamental rights, we have to first understand what rights are. If I ask you what is the definition of rights, तो हम इसको ये कह सकते हैं that rights are nothing but claims upon the state. स्टेट पे क्लेम है राइट। आप स्टेट से ये कहते हो कि मुझे ये सारे बेनिफिट्स दे देना, तो ये होता है राइट्स आर नथिंग बट क्लेम अपॉन दी स्टेट्स। क्लियर? अब सबसे पहले समझ गए हम कि दे आर दी क्लेम, दे आर दी एंटाइटलमेंट्स विच बेसिकली आस्क द स्टेट टू परफॉर्म एनी पॉजिटिव ड्यूटी। अब स्टेट को क्या पॉजिटिव ड्यूटी देगी? राइट्स बोलेंगे स्टेट से आप एक काम करो, इन लोगों का ध्यान रखो, इनको जस्टिस दो, इन्हें लिबर्टी दो, इन्हें बेनिफिट्स दो, ठीक है? इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी सिटीजन। सो व्हाट दे नीड इज द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और समथिंग शुड बी डन सो दैट देयर लाइफ इज इंश्योर्ड। आइडिया ये है कि आप इस देश में अच्छे से जी पाओ, इसके लिए आपको राइट्स दिए गए हैं। और अच्छे से जीने का मतलब है यहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ, है ना? राइट टू हेल्थ मिल गया, लेटर ऑन आएगा राइट टू एजुकेशन आ जाएगा। सो एंड सो फोर्थ, दीज आर नथिंग बट the claims, the entitlements enjoyed by the people, given by the state, so that they can have a holistic development. लोगों का holistic development हो सके, इसके लिए हमने क्या किया? हमने इस पूरे rights के provision को रखा। और हमने क्या किया? ये इनफैक्ट हम पहले से USA से देखते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम ग्रीन की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी पावर्स होती हैं जिससे फुलफिलमेंट हो पाए ह्यूमन काइंड का, इंसान जो है वो जी पाए, इंसान बेसिकली अपने सारे टाइम टू टाइम जो भी उसके नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, वो पूरी कर पाए। और पूरी कौन करेगा? स्टेट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि दिस इज़ योर ड्यूटी, स्टेट को बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सरकार ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन लोगों को राइट्स दोगे। सो नाउ वी कैन सी दैट राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। वाई? बिकॉज एवरी राइट, इफ़ यू यूज़ योर राइट, यू कैन ब्रीच समवन एल्स राइट एज वेल। आप अपना राइट यूज़ करते समय किसी और के राइट का उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि राइट्स शुड नॉट बी एब्सोल्यूट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है, दैट इज अनटचेबिलिटी। उसको किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। बाकी हर राइट पे द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट यू। और सबसे वीक राइट है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे वीक है वो बाय वेरी नेचर वीक है। उसको बनाया ही वीक गया है क्योंकि टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी कई बार लोगों की स्पीच बंद करनी पड़ती है, ठीक है? अननेसेसरी आप हर जगह स्पीच नहीं देंगे। क्लियर? ये है राइट। अब चलते हैं कि राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड हाउ राइट केम इनटू प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन फाइंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन कि राइट को कैसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे और कैसे आप इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? 1215 में इंग्लैंड में लोग रिवोल्ट कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे अगेंस्ट द किंग। देवर सेइंग कि आपके इस पूरे सिस्टम में, किंगडम में हमारे साथ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है। वी नीदर हैव राइट टू लाइफ, नॉर हैव राइट टू फूड, नॉर हैव राइट टू अर्निंग। हमारे पास कोई राइट नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो हम क्या करेंगे? हम रिवोल्ट कर देंगे। अब राजा को लगा प्रजा रिवोल्ट कर देगी तो कुछ तो लॉलीपॉप देते हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ मत, मैं आपको एक मैग्ना कार्टा लिख के देता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी, एक ग्रुप ऑफ राइट्स लिखा, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और उस मैग्ना कार्टा में उन्होंने कुछ राइट्स इंश्राइन किए जो लोगों को मिलेंगे वहाँ के, और जिसकी वजह से लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो कहा जाता है 1215 में पहली बार राइट्स को लिख के बताया गया, उसको कोडिफाई किया गया अपने एक सेट ऑफ लोगों के लिए। जैसे कि व्हेन यू हैव टेकन एडमिशन, तो आपको ड्यूटीज बता दी गई फॉर्म में पीछे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। कई राइट्स लिखे थे आपके, तो मांगो जाके। आइडिया इज बोलो, हर ड्यूटी का एक राइट भी तो होता है। ड्यूटी पे साइन करा लिए, राइट पे भी तो राइट भी तो दो, वो आपके एंड से हैं। तो राजा को यही कहा गया कि आप हमें राइट्स दो, तभी हम आपके साथ रहेंगे। राजा ने कहा ठीक है, राइट टू लाइफ दे देता हूँ, राइट टू फूड दे देता हूँ, बेसिक मिनिमम अर्निंग दे देता हूँ, थोड़े छोटे राइट्स दे देता हूँ मैं आपको। लोग भी खुश हो गए। जहाँ एट्रॉसिटीज थी वहाँ एटलीस्ट दे हैव सम बार्गेनिंग पावर। तो राइट गिव्स यू सम काइंड ऑफ बार्गेनिंग पावर एज वेल, जिससे आप सरकार से बार्गेन कर सकते हो। सरकार पुलिस अरेस्ट करने आएगी, आप बोलोगे अरे नहीं, मेरा तो राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है, मेरे पास राइट टू स्पीच है, वट एवर आई एम डूइंग इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19। चलो कोई बात नहीं, आपने सस्पेंड कर दिया, मेरे पास राइट टू लाइफ है, वो तो सस्पेंड नहीं कर सकते ना। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि दीज राइट्स
हेल्प यू इन बार्गेनिंग विद द स्टेट। तो 1215 में मैग्ना कार्टा में यही बातें लिखी गई कि आपके पास कुछ कुछ राइट्स होंगे। तो आप ये टर्म ना मैग्ना कार्टा बहुत पढ़ोगे, मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ दिस, मैग्ना कार्टा ऑफ दैट। तो मैग्ना कार्टा को ना एक सिनोनिमस वर्ड बना दिया हमने कि एक ऐसी बुक जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। अब विद द इवोल्यूशन वेरियस टाइप्स ऑफ राइट इवॉल्व्ड, जैसे कि नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, देन बिल ऑफ राइट्स, देन फंडामेंटल राइट्स। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? जैसे यूएसए अपने सिटीजन को बिल ऑफ राइट्स देता है, इंडिया अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देती है। कोई भी कंट्री अपने सिटीजन को एज सच नेचुरल राइट्स नहीं देती। कोई एक ऐसा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो पूरे वर्ल्ड को, लोगों को ह्यूमन राइट देता है। तो क्या फर्क है इन सब राइट्स में? राइट सब में लगा है बट प्रीफिक्स अलग है। नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सब में सफिक्स राइट है, प्रीफिक्स सब में फर्क है। तो क्या प्रीफिक्स चेंज होने से प्रोटोटाइप चेंज हुआ? अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली इन बातों में, इन चीज़ों में लिखा क्या क्या गया है। जैसे कि इन 16th सेंचुरी लॉक ने कहा कि देखो कुछ एक ऐसे राइट्स हैं जो आप कभी किसी से नहीं ले सकते। ठीक है, दे विल बी कॉल्ड द नेचुरल राइट्स। वाई? बिकॉज हमें किसने दिए हैं? वो स्टेट ऑफ नेचर ने दिए हैं। जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न एज ह्यूमन, वी आर born and as human, we have right to life, right to liberty and right to property. These are inalienable in nature. Inalienable का मतलब है आपसे लिए नहीं जा सकते। ये कब कहा था? ठीक है, कि 3 राइट्स ऐसे जो जैसे ही कोई इंसान पैदा होगा तो उसको स्टेट ऑफ नेचर ये राइट दे के भेजते, मतलब भगवान ने आपको ये राइट्स दे के भेजा। इससे पहले ना डिवाइन राइट की थ्योरी भी आती थी, 8th और 14th सेंचुरी के बीच में चली थी। वो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भगवान ही डिसाइड करते हैं, डिविनिटी ही आपको राइट भेजती है। तो जो भगवान कहेंगे वही आपको राइट मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक तरह से वही चर्च का मैनिफेस्टेशन था कि चर्च कहता था डिवाइन राइट्स ही प्राइमरी राइट्स हैं, जो आपको बाइबल में लिखा है वही मानना पड़ेगा। बाइबल जैसे कहता है आपको वैसे ही करना है। ये डिवाइन राइट थ्योरी है। ये हम नहीं पढ़ते, ये हम पॉल साइंस में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज सेइंग दैट देयर आर राइट्स कॉल्ड लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो हर इंसान को मिलेंगे जो इस दुनिया में पैदा हुआ है। ठीक है, और ये राइट्स किसी से लिए नहीं जा सकते। लेकिन तब की बात है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशंस आए नहीं थे। गेटिंग दिस? तब वर्ल्ड में अभी कॉन्स्टिट्यूशंस आ रहे थे, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो गई हमें। लेकिन ये समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस मुश्किल है। रह सकते हो उसके बिना? यस और नो? नहीं ना भाई, लाइफ तो एसेंशियल है। लिबर्टी, अब मैं आपको रूम में बंद करके रख दूं तो वो भी लाइफ कैसी लाइफ? लिबर्टी तो है ही नहीं। एंड देन प्रॉपर्टी, इस पे थोड़ा सा कंटेस्टेशन है कि प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि दैट एवरीवन हु इज बोर्न एज अ ह्यूमन बेसिकली हैव द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट फ्रॉम द नेचर ओनली, जो उससे सरकार ले ही नहीं सकती कभी। ये 3 चीजें छोड़ के सरकार आपसे कुछ भी ले सकती है। अब ये अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये ना बेसिक, सुनो एक मिनट, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? ये क्या है? बेसिक टेनेट्स हैं, मतलब इसी पे सारे राइट्स आगे जाके बनेंगे। ये बेसिक 3 राइट्स बना दिए, इसी पे राइट्स, इसी में से ग्रो होंगे सब। ठीक है, दीज आर द सीड्स ऑफ राइट्स। यू कैन से नेचुरल राइट्स आर द सीड्स ऑफ मॉडर्न डे फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अब सरकारों को ये पता चल गया था कि यार ये 3 चीजें तो लोगों को देनी ही देनी है। वी हैव टू गिव दीज 3 थिंग्स। क्लियर? डाउट? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आया। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं राइट्स को अपने पास इनकॉर्पोरेट किया और एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसका नाम उन्होंने रख दिया बिल ऑफ राइट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स? अरे बिल मतलब लॉ भाई,
बिल से बना है ना, टर्म सिंपल है। उसको फाइनली एक बुक बनाया और एक बिल ऑफ राइट्स के फॉर्म में लिख दिया गया, है ना। तो यहाँ से लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मिल गया कि ये सारे बिल ऑफ राइट्स होंगे, जैसे राइट टू सिटीजनशिप, लाइफ, लिबर्टी। इसी तरह से इसमें अमेंडमेंट्स होते रह गए। जैसे 13th अमेंडमेंट आया इन यूएसए, विच बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एंडिंग ऑफ स्लेवरी, यानी इक्वालिटी अमंग ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो यूएसए क्या टर्म यूज करता है? बिल ऑफ राइट्स। अब ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, हम पहुंच गए 1945-46 पे, एंड 48 में एक बुक लिखी गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब दिस वाज बाय द यूनाइटेड नेशन। उसने ये कहा कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होंगी, उनको अपने सिटीजन्स को, अपने यहाँ के लोगों को, अपने पर्सन को कुछ एक राइट्स देने पड़ेंगे, एंड दीज राइट्स आर कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। इनको क्या नाम दिया गया? दे आर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी था। अब उन्होंने कहा कि हम एक आपको सेट पैरामीटर दे रहे हैं 29 राइट्स का। ये 29 राइट्स आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, बिकॉज इन 1949 या आफ्टर 1948 यू विल सी अ लॉट ऑफ डीकोलोनाइजेशन इज गोइंग टू हैपन। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी डेमोक्रेसीज बनेंगी, नए नए कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे जाएंगे। अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूनिफॉर्म राइट्स बने लगाएं। अब ऐसा नहीं हो ना, एक कंट्री का है कि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ तो फंडामेंटल राइट नहीं है, पाकिस्तान कह रहा है हमारे यहाँ कोई राइट टू लाइफ नहीं होता, जहाँ बैठते हैं वहाँ से बम फट जाता है। इंडिया कह रहा है नहीं, हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ। तो देर इज समथिंग विच शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर टू एंश्योर दैट दिस राइट फिनोमिनन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मतलब यूडीएचआर ने एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख के लोगों को या गवर्नमेंट्स को दिया क्रॉस द वर्ल्ड, सिग्नेटरी बनाया। बाइलिंगुअल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देन अल्टीमेटली ये राइट्स जो हैं इनको हम कहते हैं यूडीएचआर, यानी ये है ह्यूमन राइट्स। तो कोई पूछे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो यूडीएचआर में लिखे हुए हैं, जैसे कि एवरीवन इज बोर्न इक्वल, ठीक है, राइट टू हैव फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, राइट टू लाइफ सॉरी इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, देन राइट टू बी बोर्न फ्री फ्रॉम स्लेवरी। तो आप देखोगे ना, आपके सारे राइट्स यहीं मिल जाएंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यहीं से आए हैं सारे। सीक जस्टिस, देन अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा, पब्लिक हियरिंग होगा, देन उसके बाद रिलीजियस राइट्स होंगे, ठीक है, राइट टू गेट मैरिड होगा, ठीक है ना। पढ़ा नहीं आपने, ध्यान याद हो यार, काम की चीज़ आ रही है, क्लियर है। देन अल्टीमेटली लास्ट में आएगा एक और जो पूछा गया था, 29 राइट्स हैं लेकिन यहाँ लिखे हैं 30। एक और चीज़ लिखी गई कि इन सब राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये राइट्स छीने नहीं जा सकते। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट ऑल दिस 29 राइट्स शैल बी गिवन बाय द स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ से ड्यूटी ऑफ स्टेट भी रख दी गई कि ये हर स्टेट की ड्यूटी होगी, स्टेट एज इन द कंट्री हु आर गोइंग टू मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ देयर ड्यूटी कि ये सारे राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ना किसी तरह से रखें। तो आप देखो कि जितनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और सबके पास ये राइट्स के फॉर्म्स हैं। कम हो सकते हैं, कम एज एन एक साथ क्लब हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इंटरप्रिटेशन में आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में नहीं लिखा गया था राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, बट इन 2019 द हाई कोर्ट ऑफ केरला सेड राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से ये राइट्स ओवर द टाइम सबको इंश्योर हुए, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ये सब समझ में आ गया। अब 46-47 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे थे हम, बाय द टाइम यूडीएचआर का डॉक्यूमेंट आ गया था। नाउ वी वर वेरी मच क्लियर विद द आइडिया कि व्हाट राइट्स वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका नाम क्या रखें, बिल ऑफ राइट्स रख दें, ह्यूमन राइट्स रख दें, तो हमें लगा कुछ यूनिक नाम रखते हैं। एंड दिस इज वेयर वी केम अप विद द आइडिया ऑफ पुटिंग इट एज अ फंडामेंटल राइट, यानी बेसिक राइट्स, समथिंग विच इज बेसिक इन नेचर, ensured by the state to its people shall be called as fundamental right। यानी ऐसे राइट्स जो देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं,
ऐसे राइट्स जो लोगों के जीने के लिए फंडामेंटल हैं उनका नाम दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स। और इसी तरह से हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसमें क्या लिखा, हेडिंग डाली फंडामेंटल राइट, जिसे आप हिंदी में कहते हो मौलिक अधिकार। क्यों है मौलिक? क्योंकि इसके बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है, इसके बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बिना फ्रीडम नहीं मिलेगा, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हुआ?